बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो करंट सियासी सिचुएशन है और जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनके बजाय मैं इस सियासी हवाले से ही एक बात करना चाहता हूँ। सियासी हवाले से इस तरह कि ये जो एक अखलाकी अनारकी की कैफियत इमरान खान ने के नौजवान तबके में बहुत बड़े पैमाने पर फैला दी है, इसका पस मंज़र क्या है और जो अब इसकी हालिया ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इनसे इस थ्योरी में क्या मदद मिलती है कि जिसमें जिसमें ये कहा गया था कि इमरान खान को लॉन्च किया गया था, पाकिस्तान में इंस्टॉल किया गया था, प्लांट किया गया था। तो उसका एक मकसद अगर पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना था, तो दूसरा मकसद पाकिस्तान में फ्री सेक्स वाला माशरा कायम करना था। और नाजरीन, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तबका पाक दुनिया में सरगर्म है, वो है यहूदियों का ज़ायनिस्ट तबका, जिनकी जो सबसे बड़ी ताकत का नाम है इल्यूमिनाटी। और बेशुमार बहुत सी छोटी बड़ी तंजीमें इसके साथ मुंसलिक हैं, सैटानिक कल्ट भी हैं और तरह तरह की और भी ग्रुप हैं, तंजीमें हैं, जादू टूना वाली चीज़ें भी हैं। और जर्मनी से लेकर जापान तक ये इदारे फैले हुए हैं। उन सब का मकसद सिर्फ मुसलमानों को नहीं, इन सब का मकसद आलमी बालादस्ती है। और एक मकसद ये है कि जिस मुसलमान मुल्क से इनको ज़्यादा मुज़ाहमत का ख़तरा हो, तो उसकी ये अखलाक को भी तबाह करते हैं और मईशत को भी तबाह करते हैं। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तुर्की में इन्होंने ख़तरा महसूस किया कि ये खिलाफत का ज़वाल जो है, अगर ये खिलाफत रिवाइव हो गई तो इसराइल के वजूद के लिए सख्त ख़तरा हो जाएगा, जो कि अभी कुछ साल बाद कायम होना था। इसराइल 1948 में कायम हुआ, बाल्फर के ऐलान के बाद, डिक्लेरेशन के बाद। लेकिन उससे पहले इन्होंने ये अच्छी तरह स्मेल कर लिया, अच्छी तरह असेस कर लिया कि तुर्की जो है इसमें हमारे लिए ख़तरा है। तो इन्होंने तुर्की का अखलाक भी तबाह किया। और आपने देखा कि तुर्की 2-3 अशरे पहले तक पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में नंबर 1 मुल्क था जिनसी अखलाक की बेराह रवी के लिए, अनारकी के लिए। ये एक किस्म का यूरोप के बाज़ मुल्कों से भी ये आगे निकला हुआ था। खैर, वो एक अलग कहानी है कि किस तरह फिर तुर्की वापस आया और अब वहाँ अखलाकी अनारकी की कैफियत वो नहीं है जो पहले थी। इसके बाद इनको दूसरा ख़तरा था मिस्र से, जहाँ इख्वानुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद थी और इसराइल को उनसे हकीकी थ्रेट था। हकीकी थ्रेट इस हद तक कि जो इसराइल और अरबों की पहली जंग हुई है, जिसके बाद इसराइल ने रकबा अपना बढ़ाया, उस वक्त इसराइल का रकबा मौजूदा रकबे से सिर्फ 1/3 था। तो इख्वानुल मुस्लिमीन ने मिस्र से दस्ते भेजकर इनसे लड़ाई की। और फिर इस दौरान यहूदियों का प्लान करता कर्नल नासर इक़्तिदार पर काबज़ हो गया और उसने फिर इख्वान को मारना शुरू कर दिया। इख्वान वहाँ से वापस चले गए और इस तरह इसराइल ने अपना रकबा बढ़ा लिया, जो 67 की वार के बाद मज़ीद बढ़ गया और इसराइल आज मौजूदा नक्शे पर है, जो इसके ओरिजिनल नक्शे से 4 गुना बड़ा मुल्क है। तो इसी तरह पाकिस्तान भी एक थ्रेट बन सकता है। यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शुरू दिन से ही अयूब खां के ज़माने से प्रो इसराइल रही है। इसमें अब कोई राज की बात नहीं रही, बल्कि ये एक ज़माने में तो इन पर कादियानियों का इतना गलबा था कि कादियानी इसी अपनी फ़ोर्स कहा करते थे। तो वो दौर भी ख़त्म हो गया। उसमें भुट्टो साहब का भी किरदार है, उसमें बेशक ज़िया-उल हक का भी किरदार है। हालांकि इन दोनों की आपस में जो कैफियत है आप जानते हैं, लेकिन इन दोनों हजरात ने एक ये काबिल कदर काम किया कि कादियानी गलबा कम कराया। और कादियानी और यहूदी सियासी हवाले से, पाकिस्तान और मुसलमानों के मफादात के हवाले से एक ही जहर के 2 नाम हैं। तो नाज़रीन, ये डॉक्टर असरार और हकीम सईद शहीद ने पहले ही भांप लिया था कि यहूदी ये साजिश करने वाले हैं। और ये तो हम बार बार बात कर चुके हैं कि किस तरह इनका एजेंडा पाकिस्तान को उसकी एटमी क़ुव्वत से महरूम करना है और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है। और लेकिन इस एजेंडे पर बात हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि इसका एक एजेंडा, मैंने खैर कई मरतबा विला की है कि इसका इमरान खान को लाने के एजेंडे के पीछे एक पॉइंट ये भी है कि पाकिस्तान को सेक्स फ्री मुल्क बनाया जाए और यहाँ एक जिनसी अनारकी का बाज़ार उसी तरह गर्म कर दिया जाए जिस तरह के आप ख़बरें पढ़ते हैं कि फ़्रांस में न्यूड क्लब होते हैं। और खैर वो अजीबोगरीब किस्म की बात हो जाएगी, उसकी तफसील अगर बयान करूँ तो इमरान खान को लॉन्च करने का एलीट क्लास का मकसद ये भी था। और एलीट क्लास आप जानते हैं कि इमरान खान की दीवानी है। तो ये जो ताज़ा वीडियो इसकी लीक हुई हैं 3, ये 2 कल हुई थी,
परसों रात और एक कल हुई, और इनमें जो गुफ्तगू है उसको सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनका एक तो खैर ये जिनसी परवर्ट है, हाइपर सेक्स का मरीज़ है इमरान खान, और ये इसकी एक क्लासिकल मिसाल जो साइको किलर था एक बरतानिया में किसी ज़माने में, बहुत पहले की बात है, जैक द रिपर। तो खैर वो उसकी परवर्शन और तरह की थी, वो औरतों को कत्ल करता था, और इसकी परवर्शन और तरह की है, इसके औरतों के साथ बेशुमार स्कैंडल है। अच्छा, रिहाम खान की किताब को हमारे यहाँ बाज़ हल्के यानी संजीदा किस्म के हल्के भी कहते हैं कि वो तो रिहाम खान के इल्ज़ामात है, पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई थी या कितनी नहीं, लेकिन उस किताब को आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये हक़ाइक़ जो हैं इस तरह घड़े नहीं जा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो फैसलाकुन बात है, ये किताब बरतानिया में छपी थी, पाकिस्तान में नहीं छपी थी। तो अगर इनमें इसके इल्ज़ामात, बल्कि एक इल्ज़ाम भी झूठा होता तो इमरान खान लंदन में केस करके रिहाम खान को अच्छी खासी इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती थी, लेकिन उसने न केस किया ना इसकी तरदीद की। तो उसने बताया कि किस तरह इसने एक लड़कों का हरम भी बना रखा था, जिसमें वो हमज़ा अब्बासी को कराची के एक्टर है, और मुराद सईद जिसको आप जानते हैं, और कई लड़के थे, और पता नहीं क्या क्या होता था, जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आता है। इसी तरह इसकी लड़कियों के भी बहुत बड़े हरम थे, जिनका इनको रिहाम खान को बाद में पता चला, और इमरान खान ने एक वक्त में इसको रिहाम खान को ख़ुद बता दिया कि मेरे बच्चे तो इंडिया में भी हैं। तो ये इस तरह का किरदार है, और इसकी जिनसी अनारकी और इसके जहनी मरीज़ और नफसियाती और जिनसी मरीज़ होने की जो कैफियत है, वो आप इसकी हालिया ऑडियो से सुनकर अंदाज़ा कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ये ऑडियोज़ गैर अखलाकी है, इनको सुनना ठीक नहीं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। कोई भी फोहश चीज़ हो, फोहश किताब हो, फोहश ऑडियो हो, उसको देखना मना है इस्लाम में। लेकिन अगर आपने इस बहुत बड़ी बुराई का मुकाबला करना है जो इमरान खान ने पाकिस्तान की यंगस्टर्स में फैला दी है, तो आपको इमरान खान की जहनी कैफियत समझने के लिए कि ये किस तरह डायलॉग करता है, किस तरह फ़िक्रे बोलता है, क्या इसकी तरजीहात है, क्या इसकी पसंद है, क्या इसकी नापसंद है, और औरतें इसको किस अंदाज से बुलाती हैं। मसलन एक औरत इसको, एक लड़की जो टीनेजर लड़की थी, वो इसको बदतमीज़ कहकर बुला रही थी। यानी इनके दरमियान एक बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस का माहौल था, जबकि वो लड़की टीनेजर थी और ये 70 साल का बाबा। वो 2018 की ऑडियो है, तो 2018 में आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी उम्र होगी 68 साल होगी। तो 68 साल का बाबा और एक टीनेजर 18-20 साल की लड़की, यानी उसकी पोतियों जैसी, इस कमबख्त की पोतियों जैसी, बेटियों जैसी भी नहीं, उसके साथ इसके इस तरह के तल्लुकात, एक्सप्लिसिट किस्म की गुफ्तगू। और फिर वो आइला मलक, ये वही है जिसको इसने पिछले इलेक्शन में कौमी असम्बली की सीट से जितवाने का प्रोग्राम बनाया था। फिर पता नहीं क्या वाक़या हुआ था, कोई नाअहली वगैरह का या पता नहीं कागजात का कोई चक्कर था कि वो उसके कागजात मुस्तरद हो गए, कोई इस तरह की बात हुई। तो वो इसी आइला मलक को, जिसकी ऑडियो कल लीक हुई है, इसको इसने टिकट देकर कौमी असम्बली में लाने का फ़ैसला किया था। और फिर नाज़रीन आप देखें कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इसने किस किस्म की ख़वातीन को टिकट दिए हैं, जो टीवी पर बैठकर गालियां देती हैं, और जो टीवी पर बैठकर ऐसी ऐसी बोल्ड गुफ्तगू करती हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। हम उनके बैकग्राउंड के बारे में कोई रिकॉर्ड शुदा मालूमात नहीं रखते, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। तो अंदाज़े गुफ्तगू से, बोल चाल के कल्चर से, बॉडी लैंग्वेज से आप किसी आदमी के या किसी खातून के बैकग्राउंड का कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इससे हमें अंदाज़ा ये, अगर इन ख़वातीन की गुफ्तगू देखी जाए, जिस तरह ये गालियाँ बकती हैं, और फिर जिस तरह की ख़वातीन इनके जलसों में आती हैं, अब उनके अगर हम कहें कि ये इनका पस मंज़र इस तरह का है तो ये इल्ज़ाम तराशी की ज़िम्न में आएगा। लेकिन अब कॉमन सेंस की बात है कि आप ये सोचिए कि एक लड़की कहती है कि इमरान खान चाहे मेरे बेड पर आ जाए, चाहे मेरी मामा के बेड पर आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो फिर इनके कल्चर का आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ कि ये इसके जलसों में ख़वातीन शिरकत करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक दस्ता है औरतों का, 150-150 का। वैसे तो इसके पास एक 1500 औरतों का दस्ता है, जिसमें हर उम्र की औरतें हैं, जो इसके हर जलसे में पहुंचाई जाती हैं ख़ुसूसी इंतज़ामात के तहत। लेकिन कुछ 100-150 औरतों का, लड़कियां उनमें ऐसी हैं जिनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि वो हर जलसे में पहुँचें और
یہ جو کیمرہ لے کر نوجوان صحافی، یوٹیوبر اور دوسرے عام آدمی جو باقاعدہ پیشہ ور نہیں ہوتے لیکن ویسے ہی وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، ان کو ڈھونڈیں، ان سے بات کریں اور ان کو پرووک کریں کہ وہ اس طرح کے سوالات کریں بولڈ، اور پھر یہ ان کے بولڈ جواب دیتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں، میں عمران خان کے بیڈ پر جانا چاہتی ہوں، میری ممی عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر تمہارا خامد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہے تو اسے طلاق دے دو، میں پی ٹی آئی سے کوئی مرد ڈھونڈ کے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس طرح کی باتیں کرنے والی جو عورتیں ہیں یہ روٹین کے جو آڈینس ہے اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ٹرینڈ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جن کو بنی گالا میں ٹریننگ دی گئی ہے، اور وہ ہر جلسے میں پہنچ کر قصداً اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور ولاگرز کو ڈھونڈتی ہیں، کیمرے والوں کو ڈھونڈتی ہیں، تاکہ یہ اس کلچر سے پاکستان کی آڈینس مانوس ہو جائے، ہیبیچل ہو جائے۔ یہ کس طرح مانوس ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ 1960-70 تک کے زمانے میں یا اس سے پہلے 50 کے زمانے میں فلمیں جو بنتی تھی ان میں لڑکیوں کو بہت اچھے لباس میں دکھایا جاتا تھا۔ اچھا ویسے تو اب دیکھا جائے تو لڑکیوں کو پیار محبت کے رول میں دکھانا اس طرح ایک خاص ایجنڈے کا حصہ تھا جو بعد میں ثابت بھی ہو گیا، لیکن ان کو پردے میں دکھانا، ان کی اخلاقی حالت بہت اچھی دکھانا اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی بہت اچھا دکھانا، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ مانوس کیا جائے کہ اس حد تک کی بات ہو سکتی ہے، یعنی لڑکی ایک شریف گھرانے کی شریف لڑکی کسی دوسرے شریف لڑکے سے باہر جا کر میل ملاقات کر سکتی ہے، انٹریکشن کر سکتی ہے، دونوں اکٹھے فلم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دونوں اکٹھے باغ میں بھی جا سکتے ہیں۔ بظاہر یہ لڑکیاں ہیروئن ہونے کے باوجود کسی حد تک ہمیں نیک پروین نظر آتی تھی۔ تو یہ دراصل ابتدا تھی لوگوں کو مانوس کرنے کی، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے کلچر میں اس طرح نہیں تھا کہ لڑکیاں گھروں سے نکلے اور کسی دوست کے ساتھ جا کر، بوائے فرینڈ کے ساتھ جا کر فلم دیکھیں۔ تو یہ آغاز ہوا لوگوں کو کلچر سے مانوس کرنے کا، پھر جوں جوں وہ لوگ مانوس ہوتے گئے ان کی ڈوز میں اضافہ کرتے گئے۔ اب 3 عشرے پہلے تک لڑکیوں کے پاکستانی فلموں میں لڑکیوں کے دوپٹے ہوا کرتے تھے اور ٹی وی کی اسکرین پر بھی دوپٹہ ہوا کرتا تھا، تو وہ پھر دوپٹے اترنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ چست پتلونوں میں ملبوس لڑکیاں آ گئیں، جین پہننے والی لڑکیاں آ گئیں، الٹرا ماڈرن لڑکیاں آ گئیں، پھر وہ لڑکیاں آ گئیں جو وہ الفاظ استعمال کرنے لگیں ٹی وی کی اسکرینوں پر کہ جو پہلے استعمال نہیں کرتی تھی۔ ٹی وی پر ہمیں ایسی کوئی خاتون نظر نہیں آتی تھی جو اس طرح لڑکے کو مخاطب کرے گا، او یار گل سن میری، مطلب کہ میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ان کی جو زبان ہے نا اس ایلیٹ کلاس کی، وہ زبان ہی اور ہے، ان کے سلینگز اور ہیں، ان کے ایڈیمز اور ہیں۔ ڈراموں میں ہمیں صاف دکھاتے ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چک ہے، چک لڑکی کو اس طرح یہ ایک تھرڈ کلاس بازاری جو زبان تھی اس کا یہ ماڈرن ترجمہ ہے۔ بازاری زبان یہ تھی کہ لڑکی کو پیس کہا جاتا تھا یا دانا کہا جاتا تھا، انتہائی انسانیت کی گھٹیا شکل کہ ایک خاتون کو چاہے وہ اس کا کردار اچھا ہے یا برا ہے اسے عورت سمجھنے کے بجائے ایک دانا یا پیس یا نگینہ کہا جائے۔ یہ اس بازار کی زبان تھی۔ یہ اس بازار کی زبان جو ہے اب انگریزی کے سلینگز جو ہم نے باہر سے امپورٹ کیے ہیں، کچھ یہاں کی ایلیٹ نے ایجاد کیے ہیں، تو وہ ٹی وی اسکرینوں پر ہم استعمال ہوتے اور دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہمارے چینل ہے نیوز کے، ان میں یہ چیزیں کم نظر آتی ہیں، گنجائش کم ہوتی ہے، لیکن اشتہارات میں کسر یہاں بھی نہیں چھوڑی گئی۔ اچھا اس سارے کلچر کے پس منظر میں عمران خان کو لایا گیا تاکہ اسکرین کی جو چیز ہے وہ تو پھر بھی اسکرین کی چیز ہے، کیونکہ اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس کو ایک اس میں کاسمیٹک انداز بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ جو جلسوں میں جو کلچر ڈیولپ ہوگا یہ نیچرل ہوگا، یہ ریئل لائف کلچر ہوگا، اور یہ یعنی وہ جو ٹی وی پر ایک چیز بنائی جاتی ہے وہ اس کے برعکس یہ اسپونٹینیس ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جلسوں کی شکل میں عمران خان نے ملک بھر میں جلسے کیے، کراچی میں بھی جلسے کیے، لیکن سب سے زیادہ جلسے اس نے پنجاب میں کیے۔ پختونخوا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اس کے جلسے پنجاب میں تھے، اور جس کا دھرنا تھا، بلکہ جو دھرنا ٹائپ جتنے بھی پروگرام تھے وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ امپیکٹ ڈالنے والے تھے کہ ان کی کوریج 24 گھنٹے ہوتی رہی۔ خاص طور پر 2014 کا دھرنا جو تھا اس کی کوریج
24 आवर थी कि जब भी टीवी खोलो धरने की रिपोर्टिंग हो रही होती थी। लड़कियों के डायलॉग, लड़कियों के डांस, लड़कियां लिबास कैसे पहनती हैं, किस लिबास में आती हैं, और किस तरह अचानक एक गाड़ी सड़क पर जा रही है, उसकी वीडियो बनी और टीवी पर चली कि गाड़ी सड़क पर जा रही है, अचानक गाड़ी रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और एक मॉडर्न लड़की बड़े चुस्त लिबास में किसी पोश घराने की उसमें से निकलती है, और निकलते ही सड़क के ऊपर डांस करने लगती है। और जब मजमा इकट्ठा होने लगता है तो वो 1-2 मिनट के बाद उसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और ये सीन हमें दिखाए गए। एक यानी जबर कह लीजिए मीडिया का जबर इस तरह कि मीडिया जो चैनल नहीं दिखाता था लोग उसको फिर नहीं देखते थे, क्योंकि उन्हें तो ये तमाशे चाहिए। पीटीआई के जलसों में क्या होता है, इनकी धरनों की सारी रंगीनी जिस टीवी स्क्रीन पर नहीं होती थी वो वीरान लगता था। तो ये कल्चर जो है ये माशरे में इस तरह फैलाया गया कि लोग इससे मायूस हो जाएं। और हमने देखा कि एक बाप, बारिश बाप, बज़ाहिर उस शक्ल से लगता है कि नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, और वो इमरान खान को मसीहा समझता है, वो अपनी बेटी को लेकर आ गया और बेटी ने उसके सामने ही जलसागाह में पहुंचकर खड़े होकर आई लव इमरान, आई लव यू, इस तरह की फ़िक्र, और उसकी तरफ हवाई जो फ्लाइंग किस होता है वो भी फेंका, इस तरह की चीज़। और बाप जो है वो हैरान परेशान कि मैं क्या। तो नाज़रीन, ये इतना ख़तरनाक और इतना गंदा और इतना जिनसी दरिंदा और जिनसी शैतान है कि मेरी तो पीटीआई वालों से भी अपील है कि खुदा के लिए अपने छोटे बच्चों को इससे बचाएं, इसके पास ना लेकर जाएं। ये चंद एक ना साइको इस तरह के केस अमेरिका में बहुत मशहूर हुए थे, चाइल्ड अब्यूज़र। उनकी कहानियाँ इतनी शर्मनाक भी हैं और इतनी खौफनाक भी कि किस तरह फिर वो बाद में बच्चों का मर्डर कर देते थे। मैं अगर उनके नाम यहाँ लूँगा 10-12 तो कम से कम ऐसे हैं जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और जिनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं नाम लूँगा तो फिर आप सर्च करने चल पड़ेंगे, और ये इस तरह ये ठीक नहीं है। तो ये उस तरह का मरीज़ है, यानी इस तरह का जिनसी मरीज़ तो हमें वो जो कामा सुथरा का जो उस्ताद है वो भी नहीं मिलता। वो भी मेरे ख्याल में इमरान खान से 10 कदम पीछे होगा। वर्षा जाना क्या नाम था उसका। तो ये कबल मसीह की बात है, एक दरसगाह, एक कॉलेज बनाया हुआ था उसने अपने ज़माने में जहाँ इन चीज़ों की तालीम दी जाती थी, और उस दरसगाह में पूरे इंडिया की एलीट क्लास की लड़कियाँ और लड़के आते थे। ये तारीख़ी वाक़या, ये कोई दास्तान नहीं है। तो उसने ये किताब लिखी थी कामा सुथरा। तो ये जिंदा कामा सुथरा एक नया एडिशन हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से पाकिस्तान पर नाजिल हो गया। नाज़रीन, इमरान खान सिर्फ अखलाकी तौर पर ही दिवालिया और शैतान इंसान नहीं है, बल्कि ये माली तौर पर भी बदनवान है। अगर इस पर हम मुख्तसर भी बात करें तो वो भी 10 मिनट ले जाएगी, हम नहीं करते, लेकिन चंद एक 3-4 पॉइंट। तो ये वो शख्स है जिसने खुद एतराफ़ किया कि मैंने जुआ खेल कर माल बनाया, मुझे फ़लाँ मौके पर पैसा चाहिए था, मैंने जुआ खेला और पैसा कमाया। फिर ये वो शख्स है जिसने ये क्या कहते हैं, ये जो शौकत खानम अस्पताल बनाया और उसके ज़रिए इसने करप्शन की, ज़कात और उशर के पैसे खा गया। एक बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है एक मुमताज़ क्रिकेटर का, उसने कहा था कि ये शौकत खानम की इब्तदाई फंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि उससे 3 अस्पताल बन सकते थे, लेकिन इसने एक बनाया। अब बाद में तो ये कई 2 अशरों के बाद दूसरा बनाया ना, तो वो जो बाकी 2 अस्पतालों को जो फंड था वो कहाँ गया। इनकी बहनें उसी फंड से अरबपति बनी, अरबपति खरबपति हो चुकी हैं अब। और फिर ये वो शख्स है जिसकी जो फॉरेन फंडिंग के इसमें कदम कदम पर इसकी करप्शन हमें मिलती है। और जो तोशाखाना में खजूर छोड़ी न मूंगफली का दाना, ये वो शख्स है। और नाज़रीन, शर्मनाक तरीन बात यह है कि जब सैलाब आया तो सब लोगों ने सैलाब ज़दगान के लिए चंदे इकट्ठे किए और उनकी इमदाद की। इमरान खान दुनिया का वाहिद आदमी है जिसने सैलाब ज़दगान के नाम पर 3 या 4 अरब रुपए की रकम इकट्ठी की। अगरचे झूठ ये बगा कि मैंने 14 अरब इकट्ठी की हैं, 14 अरब नहीं 4 अरब राउंड अबाउट इतनी रकम इसने इकट्ठी की। और वो 4 अरब की 4 अरब पूरी की पूरी रकम कुछ खुद खा गया और कुछ उसने ये जो लॉन्ग मार्च था नाम नहाद, जो लाहौर से चला था, जिसने पिंडी तक पहुंचना था और जो वज़ीराबाद में पहुंचकर ख़त्म हो गया, उस पर इसने खर्च कर दिए। ये इतना बेईमान आदमी है, इतना बददियानत और इतना बदकुमाश कि इसके लिए लुगत में लफ्ज़ नहीं है। इससे पहले किसी ने सैलाब ज़दगान के लिए चंदा इकट्ठा करके इस तरह नहीं खाया। हाँ, मुशर्रफ था इसका गुरु, जो आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो फ़ंड आया था वो कुछ खुद खा गया, कुछ वज़ीरों को खिला दिया, और उसी पैसे से वो शीदा टली है उसने एक वो बनाया फार्म हाउस
अरबों रुपए का फार्म हाउस है वो, अरबों रुपए का। और लेकिन कुछ रकम उसने इदारों को दी कि ये खर्च कर लो। कुछ हड़प किया, कुछ खाया और कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन ये इमरान खान ने सैलाब ज़दगान का फ़ंड 4 अरब का 4 अरब ये नाजायज़ इसने खा लिया, और सैलाब ज़दगान को इसने एक धेला नहीं दिया। ये वो आदमी है। तो नाज़रीन, ये अखलाकी अनारकी फैलाने की इस साजिश में हमारे कुछ मेहरबान मुलव्वस थे। उनको पता था कि ये किस किस्म का बद किरदार आदमी है, किस तरह का बदतीनत आदमी है, किस तरह का बदकुमाश आदमी है। ये ऐसा आदमी है कि इसको आदमी कहना आदमी की तौहीन है। तो इसको इन्होंने उठाकर हमारा वज़ीर आज़म बना दिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।